हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जीके बाय वंदना। और मैं आपकी दोस्त वंदना। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बाल विकास यानी सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी पहले ही किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए ये इस बार भी आगे के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे वो रीट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, उसमें आने के इनके चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आदतें ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है। यह किसका कथन है? मतलब किसने कहा ये कि आदतें ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है? किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने, गेट्स ने, क्रो एंड क्रो ने और सिगमंड फ्राइड ने। ये डेफिनेशन है, किसके द्वारा कही गई है ये डेफिनेशन, ये परिभाषा? तो ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक या प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्राइड हैं, साइमन बिने हैं, ऑलपोर्ट है या डी कैटल है? तो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक है सिगमंड फ्राइड। और इन्होंने ही दूसरा एक और सिद्धांत दिया है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, वो भी सिगमंड फ्राइड के द्वारा ही दिया हुआ है। अगर मनोविश्लेषणवादी के जगह नव मनोविश्लेषणवादी पूछ लिया जाता तो वो दिया है युंग ने। युंग जो है सिगमंड फ्राइड के ही शिष्य थे, इनके सहयोगी थे, और उन्होंने बाद में इनसे अलग हो गए नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, लर्निंग का जो है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, पावलव ने या सीएल हल ने? तो ये दिया है पावलव ने। पावलव का हम अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से तो जानते ही हैं, इसे जो है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये दिया है पावलव ने। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर है, बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है, मतलब जो एक बालक है उसकी सोच जो है अमूर्तता की जगह जो है मूर्त अनुभवों, मूर्त मतलब जो सामने प्रत्यक्ष दिखता है उससे प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी होती है? तो ये जीन पियाजे की थोड़ी सी क्वेश्चन है। जीन पियाजे ने ही बालकों का संज्ञानात्मक विकास के ऊपर दिया है सिद्धांत। तो ये अवस्था कौन सी होती है? 7 से 12 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 12 से 18 वर्ष और जन्म से 2 वर्ष। तो देखिए, ये हम अगर थोड़े से लॉजिक से भी लगाएं तो भी इसका आंसर दे सकते हैं कि जन्म से 2 वर्ष का बच्चा तो अनुभव और प्रत्ययों से नहीं दे सकता, ठीक है। 12 से 18 वर्ष का बच्चा तो अमूर्त से भी, अमूर्त मतलब जो चीज़ हमें ना दिखाई दे, ठीक है, कल्पना करके उसका भी आंसर दे सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 7 से 12 वर्ष। बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने की अधिगम सोपान के सिद्धांत में सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? रॉबर्ट गेने ने जो है अधिगम सोपान की का एक सिद्धांत दिया है जो इस शेप में दिया है। इसमें उन्होंने इसके 8 चरण बताए हैं, इस तरह करके 8 समस्याएं इन्होंने बताई हैं। तो सर्वोत्तम मतलब सबसे ऊपर का प्रकार कौन सा है, ये पूछा गया है इसमें। संकेत अधिगम, शाब्दिक साहचर्य, समस्या समाधान अधिगम या उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम? तो सबसे सर्वोत्तम प्रकार है इसमें जो रॉबर्ट गेने का बताया है, जो 8वें नंबर पे आता है, ये होता है समस्या समाधान अधिगम। इसको अगर इस तरह पूछा जाता है कि सबसे प्रथम सोपानकी का सबसे प्रथम सिद्धांत कौन सा है, पहला सिद्धांत या सबसे निम्न सिद्धांत, तो ये था संकेत अधिगम। इन्होंने 8 चरण बताए हैं, इसके 8 प्रकार बताए हैं अधिगम के, जिसमें 4 जो नीचे के 4 होते हैं वो निम्न अधिगम के होते हैं
और जो 4 ऊपर के अधिगम होते हैं वो उच्च अधिगम के प्रकार होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 वर्ष के बीच है, वह कौन सी है? बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 वर्ष के बीच में 90 से 110 के बीच में होती है तो वह कौन सा बुद्धि लब्धि का किस प्रकार का बालक होगा? प्रतिभाशाली बालक, प्रखर बुद्धि, सामान्य बुद्धि या उत्कृष्ट बुद्धि का? तो जो 90 से 120 के बीच में होता है, 110 के बीच में होती है, वो होती है सामान्य बुद्धि। फिर है 7 नंबर क्वेश्चन, संवेग ऊपर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। ये क्वेश्चन है, संवेगों के ऊपर, मिसप्रिंट है, संवेगों के ऊपर मतलब जो अपने संवेग होते हैं, इमोशन होते हैं, उसके ऊपर नियंत्रण पाने के लिए हमें बच्चों को किसका अभ्यास कराना चाहिए? आत्मचेतना का, आत्म प्रेरणा का, आत्मनियंत्रण का या आत्म अनुभूति का? तो बच्चों को अपने संवेगों पे, अपने इमोशन पे कंट्रोल पाने के लिए हमें उन्हें अभ्यास कराना चाहिए आत्म नियंत्रण का। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। यह भी एक परिभाषा है एक मनोवैज्ञानिक की, कि वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। यह किसने दी है परिभाषा? स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने, बिने साइमन ने या थर्स्टन ने? तो ये परिभाषा दी है थर्स्टन ने। डी इज द राइट आंसर ऑफ 8 नंबर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो CCS है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन है, CCE, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? गुणात्मक होता है, निदानात्मक होता है, परिमाणात्मक होता है, उपरोक्त सभी होता है। तो CCS में जब बच्चे का मूल्यांकन किया जाएगा तो हर तरीके से किया जाता है। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये होता है कि बच्चे का हर क्षेत्र में मूल्यांकन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 10 नंबर का क्वेश्चन है, समायोजन दूषित होता है। जो समायोजन दूषित होता है किससे? संघर्ष से, कुंठा से, उपरोक्त दोनों से या धन से? तो ये तो सिंपल सा है, हम अगर पढ़ के भी अंडरस्टैंड से भी कर सकते हैं इसको, कि समायोजन दूषित होता है उपरोक्त दोनों से, यानी संघर्ष से भी और कुंठा से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का, साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ बिहेवियर पुस्तक किसकी रचना है? एक पुस्तक का बुक का नाम है, किसकी रचना है ये बुक? साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ बिहेवियर पुस्तक किसकी रचना है? किसकी है ये? जीन पियाजे की, मैकडूगल की, हल की या पावलव की? तो ये है मैकडूगल की। मैकडूगल ने ही पहली बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था और ये मैकडूगल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए। मोटिवेशन से संबंधित प्रणोद, आवश्यकता या प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, आवश्यकता या प्रणोद, आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रोत्साहन, प्रणोद। मोटिवेशन का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। मोटिवेशन के सिद्धांत में तीन ये इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं। एक होता है सबसे पहले आवश्यकता यानी नीड, फिर होता है प्रणोद, प्रणोद यानी प्रणोद को अंतर्नोद भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव, और उसके बाद आता है प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव, NDI। ये होता है अभिप्रेरणा का सूत्र, अभिप्रेरणा का NDI। कई बार ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि आपको ये पूछ लिया जाएगा कि अभिप्रेरणा से संबंधित क्या नहीं है, तो आपको 3 शब्द ये दे दिए जाएंगे, एक अलग से दे दिया जाएगा। कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है NDI, नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव। तो सही आंसर होगा इसमें नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव। नीड आवश्यकता, ड्राइव प्रणोद और इंसेंटिव। तो इसका सही आंसर होगा C। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। ये डेफिनेशन है, बहुत फेमस डेफिनेशन और कई बार पूछी गई है कि अभिप्रेरणा जो है अधिगम का, अभिप्रेरणा जो है लर्निंग के लिए सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे बेस्ट राजमार्ग है। किसने कहा है? गेट्स ने, वुडबर्थ ने, डेविल ने या स्किनर ने?
तो ये इसका सही आंसर होगा स्किनर ने। स्किनर ने कहा है कि अभिप्रेरणा अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए सर्वोत्कृष्ट सबसे बेस्ट राजमार्ग है। 40 नंबर है, क्रिया को आरंभ करने, जारी करने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। मतलब किसी काम को शुरू करना, उसको उसको कंट्रोल मतलब जारी रखना, कंटिन्यू रखना और नियंत्रित करना कि क्या प्रक्रिया जो क्या कहलाती है, अधिगम, सृजन, अभिप्रेरणा या संतुलन। तो सही आंसर होगा अभिप्रेरणा। फ्रेंड्स, आपको अगर क्वेश्चन की सीरीज सही लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जो पढ़ रहे हैं, आगे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर भी कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती हैं? मूल प्रवृत्तियाँ अर्जित होती हैं, जन्मजात होती हैं, अर्जित व जन्मजात दोनों होती हैं या कोई नहीं? तो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था मैकडूगल ने दिया था। और मैकडूगल ने कितनी प्रवृत्तियाँ बताई हैं? 14 प्रकार की प्रवृत्तियाँ बताई हैं। और प्रवृत्तियाँ कैसी होती हैं? ये होती हैं जन्मजात। आगे 60 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेते हैं। मूल प्रवृत्ति, प्रेरणा, अंतर्निहित या आवश्यकता। तो हमें इसमें याद रखना है NDI। ठीक है फ्रेंड्स, NDI। एंड माने नीड, एन माने आवश्यकता, डी माने ड्राइव एंड आई माने इंसेंटिव। ये 3 अभिप्रेरणा के सूत्र में आते हैं। तो इसमें पूछा है कि इसमें कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? मूल प्रवृत्ति नहीं होगा। नेक्स्ट है 70 नंबर का, कोहलवर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोहलवर्ग के अनुसार सही और गलत में डिसीजन लेने के लिए क्या कहा जाता है? सहयोगी नैतिकता कहा जाता है, नैतिक दुविधा कहा जाता है, नैतिक तर्कना कहा जाता है या नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा नैतिक तर्कना कहा जाता है। 80 नंबर का क्वेश्चन है, हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? हकलाने का घर और विद्यालय का तनावपूर्ण वातावरण, बी शब्द भंडार अपर्याप्त होना, सी त्रुटिपूर्ण वाक शैली या डी संवेगों का तीव्र प्रभाव। तो हकलाने का जो मनोवैज्ञानिक कारण पूछा गया है तो वो होता है संवेगों का तीव्र प्रभाव। 90 नंबर का क्वेश्चन है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसमें मानव विकास को किस किस क्षेत्र में विभाजित किया गया और क्रम भी पूछा गया है इसमें। तो देखिए ए नंबर है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। फिर है संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक। सी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। और डी है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले मनुष्य का शारीरिक विकास ही शुरू होता है, फिर संज्ञानात्मक यानी माइंड, फिर इमोशन यानी संवेगात्मक और फिर सामाजिक विकास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग कौन सा है? जो मूल प्रवृत्ति हैं, 14 मूल प्रवृत्ति हैं, तो 14 ही संवेग बताए गए हैं। 7 मूल प्रवृत्तियाँ सामान्य होती हैं और 7 विशेष होती है। ये क्वेश्चन आता है कि 14 मूल प्रवृत्तियों से संबंधित संवेग कि किस मूल प्रवृत्ति के लिए कौन सा संवेग है। तो इसमें पूछा गया है कि जिज्ञासा से संबंधित संवेग कौन सा है? भय है, घृणा है, आश्चर्य है या भूख है? तो जिज्ञासा से संबंधित होगा आश्चर्य। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। जो व्यक्तिगत रूप से जो शिक्षार्थी, विद्यार्थी या बालक जो भी है वो एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, अभिप्रेरणा में या विकास की सामान्य क्षमता में? तो देखिए विकास और वृद्धि के सिद्धांतों में नहीं होंगे क्योंकि सिद्धांत तो सभी के लिए एक ही होते हैं। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर विकास की दर में। ठीक है फ्रेंड्स, 22 नंबर का क्वेश्चन है,
क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? क्षेत्रीय अधिगम का कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। किसने दिया है? कुर्ट लेविन ने, गैसेल ने, रॉस ने या मैकडूगल ने? तो क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत दिया है कुर्ट लेविन ने। कुर्ट लेविन एक गेस्टाल्टवादी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। WHO के अनुसार किशोर अवस्था की अवधि मानी गई है। शिक्षा मनोविज्ञान में किशोर अवस्था की अवधि क्या मानी गई है? 12 से 18 वर्ष या 12 से 19 वर्ष। लेकिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग किशोर अवस्था की अवधि क्या मानी गई है? 10 से 19 वर्ष, 12 से 19 वर्ष, 12 से 22 वर्ष या 10 से 22 वर्ष। आप जो है वीडियो को देख के उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट में अपने आंसर भी दे सकते हैं, जिससे कि आप अपने कैपेसिटी मतलब अपना रिवीजन कर सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी नॉलेज कितनी है। तो इसका सही आंसर होगा 10 से 19 वर्ष। 24 नंबर का है, अधिगम का सिद्धांत जो व्यवहारवाद व समग्रवाद का मिश्रण है। मतलब अधिगम का वह सिद्धांत पूछा है जो व्यवहारवाद और समग्रवाद, व्यवहारवादियों का और समग्रवादियों ने गेस्टाल्टवादियों का मिश्रण है। तो कौन सा सिद्धांत है? संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत, चिह्न पूर्णाकार, सबलीकरण या क्षेत्रीय सिद्धांत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिह्न पूर्णाकार सिद्धांत। और ये किसने दिया था? टोलमैन ने। इसको चिह्न पूर्णाकार सिद्धांत और इसको संकेत अधिगम भी कहते हैं। और ये व्यवहारवाद व समग्रवाद का मिश्रण है। इसमें जो संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत है ये दिया था जेरोम ब्रूनर ने। सबलीकरण का सिद्धांत दिया हुआ है क्लॉर्क हॉल ने। और क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत दिया हुआ है कर्ट लेविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। शिक्षण प्रक्रिया को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। मतलब शिक्षण की प्रक्रिया को 3 मुखी प्रक्रिया कहा है। इस तरह से एक होता है बालक, फिर पाठ्यक्रम और फिर अध्यापक या शिक्षार्थी। ये त्रिमुखी हो गए, मतलब 3 मुख हो गए शिक्षा के। तो ये कहा था किसने? जॉन लॉक, जॉन डेवी एडम्स या रॉबर्ट गेनी ने। तो ये कहा है, इसका सही आंसर होगा जॉन डीवी ने। शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है जॉन डीवी ने। अगर पूछा जाए शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया भी कहा है, द्विमुखी, शिक्षक और शिक्षार्थी, तो द्विमुखी किसने कहा है शिक्षा को? ये कहा है एडम्स ने। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षा को त्रिमुखी पूछा जाए तो जॉन डेवी ने कहा है और द्विमुखी पूछा जाए तो एडम्स ने कहा है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहते हैं? मतलब जीन पियाजे के अनुसार अनुभव से, हमारे एक्सपीरियंस से सही मीनिंग निकालने के लिए, उसको सही तरीके से निकालने के लिए क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण, अनुकूलन, स्कीमा, अनुदेशन। तो इसको क्या कहते हैं? स्कीमा। सही आंसर होगा स्कीमा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। आज बच्चे जो साथ साथ कर सकते हैं वो कल अकेले कर सकते हैं। किसने कहा था? ये भी एक लाइन है, डेफिनेशन है जो कही थी किसने, कि आज बच्चे जो साथ साथ बड़ों के साथ मिलकर कर रहे हैं वो कल अपने आप ही कर सकते हैं। ये किसने कहा था? जीन पियाजे ने, ब्रूनर ने, वाइगोस्की ने, स्टेनले हॉल ने। तो ये कहा था वाइगोस्की ने। वाइगोस्की ने कहा था, जैसे उन्होंने ZPD का जो सिद्धांत दिया है कि बच्चे बड़ों के साथ रह के सीखते हैं, तो उन्होंने कहा था कि बच्चे जो आज बड़ों के साथ रह के सीख रहे हैं वो कल अकेले भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? मतलब किस वैज्ञानिक ने कहा है, मनोवैज्ञानिक ने, कि सभी भाषाएं, जो भी भाषाएं होती हैं उसमें होने वाले कुछ गुण जो हैं वो जन्मजात ही होते हैं? वाइगोस्की ने, नॉम चॉम्स्की ने, जीन पियाजे ने या कोहली ने? सॉरी, कोहलर होगा यहाँ पे, कोहलर। तो ये किसने कहा था? जो भाषा का सिद्धांत दिया था नॉम चॉम्स्की ने। बी इज द राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। मतलब 2 साल के एंड तक बच्चे के पास कितने शब्दों का भंडार हो जाता है? 100, 60, 80 या 150। तो ये हो जाता है 100 शब्द का शब्द भंडार। फिर 30 नंबर का क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के लिए किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? मतलब कोहलबर्ग ने किस क्षेत्र में विकास किया था?
संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामक। तो इसका सही आंसर होगा, कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नैतिक विकास के सिद्धांत में इन्होंने शोध की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन कैसे लगे आपको मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, आपका सपोर्ट मिलता रहे, तो मैं आगे ऐसी वीडियो लेके आती रहूँगी। थैंक यू।